सीएम का नारा समृद्ध भारत को सारा, आओ करे हम में से मेरा नाम राकेश शर्मा गौतम। बेसिकली मैं हरियाणा से हूं। हरियाणा में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जींद, जींद से मैं बिलोंग करता हूं। मेरा जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ और पैदा होने के कुछ साल के बाद हम जींद शिफ्ट हो गए। जो शुरुआत की एजुकेशन है वो शुरुआती एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई, जहां पे 30-35 पैसे फीस लगती थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। 10+2 के एग्जाम देने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि आज के बाद पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ एक जॉब भी करेंगे। तो मैंने एक जॉब ज्वाइन की, कोरस्पोंडेंस से बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और वो जॉब थी जो आमतौर पर बहुत कम लोग इस तरह की जॉब करते दिखेंगे। मैंने जॉब शुरुआत की, एक दोस्त थे, दोस्त के मामा जी मैजिशियन थे, जादूगर। तो जादूगर के साथ जो असिस्टेंट होते हैं, जो जादूगर के पीछे खड़े होते हैं, जादूगर कोई भी आइटम दिखाता है तो असिस्टेंट उनको आइटम देते हैं, फिर उसको फोल्ड करते हैं, अटैची में पैक करते हैं और फिर वो अटैची लेके जाते हैं। तो 2 साल इस जॉब को किया। 1500 रुपए महीने की सैलरी थी। 2 साल में बहुत कुछ बदला, लेकिन 2 साल में वो 1500 रुपए नहीं बदले, वो 1500 के 1500 ही रहे। और जब पढ़ाई कर रहा था, जॉब कर रहा था, उस समय रोज भगवान से एक चीज मांगता था कि भगवान कोई मौका दे, कोई रास्ता दे तो जी जान लगा देंगे उस रास्ते पे। और परमात्मा सुनता जरूर है। मेरे को आज भी याद है, 2 साल जॉब की, पढ़ाई की, बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम देने से 1 महीना पहले ये दिन मेरी जिंदगी में आया। एक मीटिंग में जाने का मौका मिला और मीटिंग में जो शख्स लेके गए मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। आप सभी लोग, मैं खुद उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, मिस्टर सुरेंद्र वत्स। वत्स साहब की स्कूटर के पीछे बैठ के आरसीएम की पहली मीटिंग में जाने का मौका मिला। मीटिंग कोई बहुत बड़ी मीटिंग नहीं थी, उस मीटिंग में मात्र 30 लोग थे। एक कंप्यूटर सेंटर पे वो मीटिंग थी, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। कंप्यूटर सेंटर पे मीटिंग में मैं भी पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गया और मीटिंग लेने के लिए जो शख्स आए थे, दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, श्रीमान ओपी शर्मा जी। ओपी शर्मा सर की मीटिंग थी, मैं पीछे बैठ गया। ओपी शर्मा जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं जयपुर से आया हूं, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूं। आईएएस अधिकारी होते हैं, उसके इक्विवेलेंट एक पोस्ट होती है। पिछले 25 साल से जॉब कर रहा हूं और पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम में इस आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं। 25 साल की जॉब ने आज एक बहुत बड़ा बंगला गवर्नमेंट ने दे रखा है, गाड़ी गवर्नमेंट ने दे रखी है,
एक बहुत बड़ा जयपुर में ऑफिस है, मेरे ऑफिस के बाहर पीएन बैठता है। तो इस तरह की लाइफ है। और साथ में आरसीएम बिजनेस करते करते 1.5 साल पार्ट टाइम आरसीएम करने से लगभग 25,000 रुपए महीना सैलरी आती है और 1.5 लाख रुपए महीना आरसीएम से इनकम आती है। मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। लगभग 1 घंटा 5 मिनट वो मीटिंग चली और 1 घंटा 5 मिनट की मीटिंग से इतना मोटिवेट हुआ। मीटिंग होती है, बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन कुछ दिन के बाद अपने आप निकल जाता है। मैं मोटिवेट हुआ, मोटिवेशन के साथ वहीं बैठे बैठे एक डिसीजन लिया कि आज के बाद ना मैं पढ़ाई करूंगा, आज के बाद मैं नौकरी करूंगा, आज के बाद फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करेंगे। मैं घर पे आया, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, मैंने कहा एक बिजनेस है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, आप मेरे को परमिशन दो, मैं फुल टाइम उस बिजनेस को करना चाहता हूं। तो पेरेंट्स ने मेरा सहयोग किया, उन्होंने मेरे को आरसीएम बिजनेस करने का और फुल टाइम आरसीएम करने का के लिए एग्री कर दिया और मैंने आरसीएम बिजनेस का सफर चालू किया। आज से 20 साल पहले 19 साल की उम्र में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। उस दिन नहीं पता था आरसीएम बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा, उस दिन नहीं पता था मेरा फ्यूचर क्या होगा, उस दिन नहीं पता था इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा। विश्वास था कि एक व्यक्ति है जो इतना बड़ा अधिकारी है, वो इतनी बड़ी चीज, इतनी पावर इस बिजनेस की बता रहा है, तो डेफिनेटली ये बिजनेस बहुत बड़ा है। तो आरसीएम बिजनेस करना शुरू किया और जो शुरुआत थी, शुरुआत बहुत मुश्किल थी। जितने भी साथी इस बिजनेस को करते हैं सबकी शुरुआत मुश्किल होती है। मेरे को आज भी याद है, ओपी शर्मा जी ने 2 चीजें बताई थी। उन्होंने कहा था पहले घर पे जाते ही काम करना, आप लिस्ट बनाना, जितने भी लोग आपको जानते हैं उनके नाम लिख लेना। मैंने लिस्ट बनाई, 106 लोगों के नाम लिखे। कुछ मेरे दोस्त थे, कुछ मेरे रिलेटिव थे, कुछ मेरे पड़ोसी थे, उनके नाम लिख लिए। और दूसरी चीज ओपी शर्मा जी ने बताई थी, उनमें से एक एक व्यक्ति के पास जाना और उनको आरसीएम का प्लान देना शुरू कर देना। तो सबसे पहला जो प्लान था, उस प्लान को आज तक मैं नहीं भूल सकता और जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। पहला प्लान दिया मैंने, घर के बिल्कुल साथ वाला घर, मेरे पड़ोसी भाई साहब बोलता था, मैं उनके घर पे गया और मैंने भाई साहब से बात करना शुरू किया। मैंने कहा भाई साहब, आज मैंने एक बिजनेस की शुरुआत की है और मैं उस बिजनेस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। तो भाई साहब ने कहा बताओ क्या बिजनेस है। डायरी पेन खोली, जैसा मेरे को बताना आता था मैंने गोला बनाया, नीचे 2 गोले बनाए और मैंने बताया बिजनेस है, 1280 रुपए लगेंगे और इस बिजनेस में लाखों रुपए महीना आ सकता है, इस बिजनेस में बड़े बड़े घर बन सकते हैं, इस बिजनेस से बड़ी बड़ी गाड़ियां बन सकती हैं। तो ये जो बात मैं बता रहा था, तो बीच में भाभी जी ने कहा कि राकेश, तेरी गाड़ी अगर आरसीएम से आ जाए, उस गाड़ी में हमारे को बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उस समय एक साइकिल होता था, साइकिल पे मैंने शुरुआत की और जब कोई भी साइकिल वाला व्यक्ति गाड़ी की बात करता है तो सामने वाले को भरोसा नहीं होता, तो इनडायरेक्ट उन्होंने मना कर दिया। दूसरा प्लान दिया मैंने, रिश्ते में मेरे चाचा जी, सगे चाचा जी एयरफोर्स में जॉब करते थे। नेक्स्ट डे छुट्टी आए, मेरे को पता चला चाचा जी छुट्टी आ रहे, तो मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया, अपने साइकिल पे स्टेशन पे पहुंचा। स्टेशन पे पहुंचते ही चाचा जी ने पूछा कि राकेश पढ़ाई कैसे चल रही है, घर में सब ठीक ठाक है। मैंने कहा घर में सब ठीक ठाक है और पढ़ाई कल छोड़ दी। उन्होंने कहा कल छोड़ दी मतलब? मैंने कहा कल से मैंने एक बिजनेस शुरू किया है चाचा जी और मैं फुल टाइम उस बिजनेस को करूंगा। तो चाचा जी ने कहा कि कौन सा बिजनेस है मेरे को बताओ। मेरे पास एक छोटी सी डायरी होती थी, डायरी पे मैंने एक गोला बनाया, नीचे 2 गोले बनाए और जैसे ही 3 गोले बनाए चाचा जी ने मेरे को रोका और उन्होंने कहा राकेश तेरे बिजनेस को मैं समझ गया हूं, ये कौन सा बिजनेस है। उन्होंने कहा तेरे पिताजी ने और तेरे दादाजी ने बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाए लेकिन बहुत इज्जत कमाई है, तू कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, उनकी इज्जत को बढ़ा नहीं सकता, तो इस तरह का काम करके उनकी इज्जत को कम मत कर, पढ़ाई पे फोकस कर, मेरी तरह कोई अच्छी सी जॉब देख लेना। ये शुरुआत के 2 प्लान थे और ये सबके साथ होता है सर। पहले महीने की बात करूं, पहले महीने में 23 लोगों को प्लान दिखाया, 19 लोगों ने मना किया। कुछ ने प्लान सुनने से पहले मना कर दिया, कुछ ने बीच में मना कर दिया, कुछ ने लास्ट में मना कर दिया। 4 लोगों ने ज्वाइन किया और उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया। मैंने थोड़ा सा जबरदस्ती उनसे की, थोड़ा सा दबाव दिया, तो इसलिए उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। और दोस्त 4 लोगों के ज्वाइन करने से कुछ 7-8 दिन के बाद बिजनेस फाइनल हुआ और एक छोटा सा डीडी, आज फंड ट्रांसफर होता है, उस समय डीडी आते थे, डिमांड ड्राफ्ट आते थे। उस डीडी को, पहला डीडी मैं कभी नहीं भूल सकता, वो था 544 रुपए का। 544 रुपए से शुरुआत हुआ और जिस दिन पहला डीडी मेरे पास आया उस दिन विश्वास हुआ कि जो बिजनेस 500 दे सकता है वो 5000 भी दे सकता है, और 5000 दे सकता है तो 50000 क्यों नहीं दे सकता। काम करना चाहिए। काम करना शुरू किया सर, फुल टाइम काम करते थे, साइकिल होता था, 2 कमरे के छोटे से घर में रहते थे, 4 भाई बहनों का परिवार था। 2 महीने आरसीएम करते करते हो गया। और उस समय एक प्रॉब्लम थी, लोग सुनते नहीं थे, सुनते थे तो समझते नहीं थे,
समझते थे तो जुड़ते नहीं थे और जुड़ते थे तो काम नहीं करते थे। 2 महीने बाद मेरे अपलाइन ने कहा कि आपको एक बार भीलवाड़ा आना चाहिए, कंपनी की विजिट करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कंपनी कैसी है। और जब बात हुई कि कंपनी विजिट भीलवाड़ा जाने में कितने पैसे लगेंगे, तो कैलकुलेशन आई कि 700 रुपए लगेंगे, आने में जाने में रास्ते का जो भी खर्च है। और उस समय 700 रुपए नहीं होते थे। आज भी याद है, मेरी बड़ी बहन, उनसे मैंने 700 रुपए उधार लिए और मैं पहली बार ज्वाइन करने के दूसरे महीने कंपनी विजिट करके आया। कंपनी विजिट की, टीसी सर से मुलाकात हुई। 10 मिनट में टीसी सर ने कुछ छोटी छोटी बातें हमारे से की और टीसी सर की बातों को सुन के लगा कि ये शख्स हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनके साथ लगना चाहिए, इस बिजनेस के अंदर और ज्यादा सीरियस होकर काम करना चाहिए। खूब काम करते थे सर, खूब मेहनत करते थे। रोज 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, लोगों को समझाते थे, लोग नहीं समझते थे। हम एक सवाल करते, लोग 2 जवाब देते थे। हम एक बात बोलते कि इस बिजनेस को करना चाहिए, लोग 2 कारण बताते थे इस बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहिए। 1 साल लगातार आरसीएम बिजनेस किया साइकिल के ऊपर और 1 साल में ज्यादा पैसा नहीं आया। मेरा बिजनेस कुछ महीने ज्वाइन करने के कुछ महीने के बाद वेस्ट बंगाल चला गया। मेरी टीम में एक फौजी थे, जगत सिंह उनका नाम था। वो रास्ते में आ रहे थे, उन्होंने टीटी साहब को प्लान दिखा दिया और टीटी साहब ने ट्रेन में ज्वाइन कर लिया, तो वेस्ट बंगाल बिजनेस चला गया। और मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या थी, जब बिजनेस गया तो वहां पे जाना पड़ेगा। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, फाइनेंशियल चैलेंज थे, पैसा नहीं होता था और मैं कभी दिल्ली से आगे नहीं गया था। लास्ट जो मैं गया था वो दिल्ली गया था और वेस्ट बंगाल दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर था। तो मैंने पूछा कि वेस्ट बंगाल कैसे पहुंचे, तो उन्होंने बताया एक ट्रेन चलती है ब्रह्मपुत्र मेल, आप ब्रह्मपुत्र मेल में बैठोगे, वो रात को 10 बजे चलेगी और अगले दिन रात को 12 बजे आपको वेस्ट बंगाल मालदा टाउन पहुंचा देगी। तो मैं पहला टूर मेरा मालदा टाउन का, दिल्ली से मैं आगे निकला, मालदा टाउन गया, रात को 12 बजे ट्रेन पहुंची और रात को प्लेटफॉर्म के ऊपर खान साहब मिले, अवधेश जी मिले, निहार रंजन शाह जी खड़े मिले और मालदा टाउन उस स्टेशन पे आर के सिंह जी खड़े मिले। तो मैं कभी मुलाकात नहीं हुई थी, फेस टू फेस हम जानते नहीं थे, सिर्फ अंदाजा लगाया उन्होंने भी और मैंने भी अंदाजा लगाया। वो वेस्ट बंगाल में बिजनेस की शुरुआत हुई। कुछ समय के बाद मेरा बिजनेस चला गया बिहार में और जब बिजनेस बिहार में चला गया और मैंने पहली बार बिहार जाने की प्लानिंग की, तो मेरे आसपास के जितने भी पड़ोसी थे, दोस्त थे, सभी ने कहा बिहार मत जाओ। मैंने कहा क्यों? बोले बिहार में बड़े उल्टे पुल्टे लोग होते हैं, है ना, वहां पे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं बिहार में। मैंने कहा देखी जाएगी, जो भी है, अब काम करना है, बिजनेस करना है तो जाना पड़ेगा। मैं पहली बार बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के सकरी, एक टाउन है, सकरी टाउन के पास एक राघोपुर गांव है, राघोपुर गांव में गया। और बिहार में शुरुआत कैसे हुई? बिहार में शुरुआत हुई, मेरे घर के पास में एक व्यक्ति थे जो सब्जी का काम करते थे, मैंने उनको प्लान दिया। उनके साथ में उनके एक दोस्त थे जो पीओपी के ठेकेदार थे, मैंने उनको प्लान दिया। उस समय जो भी मिलता था हम उनको प्लान देते थे। जब प्लान दिया तो उन्होंने कहा कि हम बिहार से हैं और आप अगर इस बिजनेस को करना चाहते हो तो आपको बिहार आना पड़ेगा। तो मैंने उनको यस कहा और मैं पहली बार बिहार गया। 5 दिन में बिहार में रहा, मैंने काम किया, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, बहुत खूब फील्ड वर्क किया। और जब मैं वापिस आया, वापिस आने के बाद लोगों ने पूछा बिहार कैसा था, कैसा लगा, कैसे लोग हैं? और मैं आज बताता हूं, मैंने जवाब दिया। मैंने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छे, सबसे ईमानदार, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, इज्जत करने वाले लोग अगर कहीं हैं, बिहार में हैं। और उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि बिहार में एक बहुत बड़े बिजनेस को बिल्ड करना है। बिहार में लगातार जाते गए और बिहार में मेरे को आज भी याद है, कुछ ऐसे लोग मिले जिनको हम कभी नहीं भूल सकते। सुजीत कुमार जी मिले, मंजीत कुमार जी बिहार से मिले और बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा। सारे लीडर्स बिहार में मिले और हमने खूब बिहार में काम किया और आज खूब बड़ा बिजनेस है। तो बिहार जाने का मौका मिला। मेरा बिजनेस चला गया चंडीगढ़ में और जब चंडीगढ़ में बिजनेस गया तो हम जींद से बस में बैठते थे, चंडीगढ़ जाते थे और चंडीगढ़ में 7 बजे मीटिंग होती थी और वो 8:30 बजे खत्म होती थी। और जो लास्ट बस थी चंडीगढ़ से जींद की, वो 8 बजे थी, तो हमेशा वो बस निकल जाती थी। तो हम क्या करते थे, रात को एक ट्रिब्यून चौक है चंडीगढ़ पे, ट्रिब्यून चौक पे जाके खड़े होते थे। रात को 12:30-1 बजे अखबार की गाड़ियां आती थी जो जींद जाती थी। हम अखबार की गाड़ी को हाथ देते, वो रोकते, अखबार की गाड़ी में पीछे चढ़ते, अखबारों के ऊपर बैठ के और फिर सुबह 4 बजे के आसपास जींद पहुंचते और 4 बजे जींद आने के बाद में फिर पैदल पैदल घर पे आते। तो शुरुआत का जो टाइम था बड़ा स्ट्रगल था। पहले साल इसी तरह खूब मेहनत की, साइकिल के ऊपर मेहनत की, रिक्शा के अंदर मेहनत की, पैदल चल के मेहनत की, बसों में, ट्रेनों में, सब कुछ किया और ज्यादा पैसा नहीं आया। 16,000 रुपए की इनकम आई। उस साल में बहुत सारी मीटिंग्स को देखने का मौका मिला और जब भी मीटिंग को देखते थे चार्ज हो जाते थे। जब फील्ड में जाते थे, लोगों से बात करते थे
तो लोग हमारी बैटरी को डाउन कर देते थे, फिर मीटिंग में जाते थे, फिर चार्ज होते, फिर लोगों के पास जाते, फिर बैटरी डाउन, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज। इस तरह लगातार मीटिंग में जाते गए, देखते गए इस बिजनेस को। 2 साल हो गए। 2 साल में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर मैं पैसे की बात करूं, बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं, ज्यादा पैसा नहीं आया, ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम नहीं हुआ, लेकिन 2 साल में विश्वास हो गया था, सिस्टम के ऊपर विश्वास हुआ था, अपने ऊपर। और मेरे को आज भी याद है, जब भी कभी मेरे को लगता, जब भी मैं कभी डिस्चार्ज होता, मैं सुरेंद्र वत्स सर को फोन करता और वत्स साहब से पूछता कि सर बिजनेस नहीं चल रहा, क्या करूं? तो वत्स साहब एक ही चीज बोलते थे, वो कहते थे कि इस बिजनेस को छोड़ना मत, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, आपको सोचना पड़ेगा इस पैसे का करें क्या। 25 महीने, 26, 27, 28, 29 महीने तक खूब काम किया सर। साइकिल पे काम किया, रिक्शा में काम किया, बसों में काम किया, ट्रेन के जनरल डब्बे में काम किया, पैदल चल के काम किया, सब तरह का काम किया। और कहते हैं जो आप काम करोगे उसके रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। 29 महीने तक बहुत मेहनत करने का रिजल्ट है। 30वें महीने उसका रिजल्ट आया। 30वें महीने में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। मैं भूल नहीं सकता कभी उस दिन को, जिस दिन पहले महीने मेरी रॉयल्टी हुई और उसी महीने मेरा जो चेक आया रॉयल्टी का, वो चेक था 26,305 रुपए का। 26,305 रुपए का 29 महीने की। देखिए, जो आप काम करोगे, जो मेहनत करोगे, उसके रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। 29 महीने की मेहनत के रिजल्ट 30वें महीने मिले, रॉयल्टी अचीवर बना। और रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद में मैंने ड्रीम लिया कि अब रॉयल्टी पे ज्यादा दिन नहीं रहना है, अब जल्दी से टेक्निकल पे जाना है। तो ठीक 3 महीने बाद मैं टेक्निकल अचीवर बना। अनमैरिड था, शादी नहीं हुई थी, तो बहुत सारे रिश्ते वाले आने लगे। लेकिन मैंने एक संकल्प लिया, मैंने एक टारगेट, एक ड्रीम बनाया कि शादी करूंगा, लेकिन जब करूंगा जब आरसीएम बिजनेस से 1 महीने की इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर आएगी। और उस समय की बात बता रहा हूं सर, जब गवर्नमेंट जॉब होती थी, वहां पे टीचर्स की सैलरी 6 साढ़े 6 हजार रुपए होती थी, 6वां वेतन आयोग नहीं लगा था। जब मैंने डिसीजन लिया, और कोई भी ड्रीम है, अगर उस ड्रीम के ऊपर आप पक्के हैं, वो ड्रीम जरूर पूरा होता है। 33वें महीने में आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बना और 36वें महीने मेरा वो सपना पूरा हुआ कि 36वें महीने की इनकम 1,09,000 कुछ रुपए की आई। ये आरसीएम बिजनेस की पावर है। आपकी शुरुआत कितनी भी कमजोर हुई है, आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी है, अगर आप सही ढंग से सिस्टम को फॉलो करते करते काम करते रहोगे, तो ये छोटी सी शुरुआत बहुत आगे लेके जाएगी। मैं बात करूं साइकिल से बिजनेस की शुरुआत की, शुरुआत के 36 महीने की जो इनकम थी, शुरुआत के 30 महीने की इनकम थी, वो 1 लाख रुपए से कम थी, और 36वें महीने की 1 महीने की इनकम वो 1 लाख रुपए से ऊपर थी। 2.5 साल में रॉयल्टी अचीवर बना, और अगले 2.5 साल में आरसीएम बिजनेस का स्टार रूबी अचीवर बना। कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी संभव है। अगर आप सही ढंग से इस बिजनेस में काम करोगे तो कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद लगातार इस बिजनेस में काम करता गया, चलता गया। शादी हुई सर। एक शादी के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने सुना था एक लीडर के मुंह से, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन करते हैं, वैसा वैसा आप काम करते रहो, आप इस बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे। और मैंने ऐसा ही किया। मेरे अपलाइन थे जिनको मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं, मिस्टर सुरेंद्र जी वत्स साहब की शादी हो चुकी थी, और मैंने समझा था कि अपलाइन को डुप्लीकेट करना है। जो वत्स साहब करते थे मैं प्रयास करता था उन जैसा करने का। वत्स साहब जैसे बोलते थे मैं प्रयास करता था उन जैसा बोलने का। वत्स साहब जैसे चलते थे मैं प्रयास करता था उन जैसा चलने का। वत्स साहब जो वो बुक पढ़ते थे मैं प्रयास करता था उन्हीं जैसी बुक पढ़ने का। तो वत्स साहब की शादी हो चुकी थी, वत्स साहब की वाइफ का नाम सुदेश, और मैंने डिसीजन लिया कि यार डुप्लीकेशन का बिजनेस है तो मेरी वाइफ का नाम भी सुदेश होना चाहिए। बहुत सारे रिश्ते आते थे, और जब बात होती थी लास्ट में एक सवाल पूछता था मैं कि लड़की का नाम क्या है, तो कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, और मैं मना कर देता था। अब सामने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मना क्यों कर रहा है, और मेरे परिवार वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मना क्यों कर रहा है। एक दिन की बात है, मैं मीटिंग से घर पे आया, टाई लगा रखी थी, सूट डाल रखा था, तो सामने एक व्यक्ति थे, चाय पी रहे थे मेरे घर पे। तो मेरे से बात करने लगे, तो मैं समझ गया कि किस चीज के लिए बात कर रहे हैं। सारी बात होने के बाद लास्ट में मैंने पूछा कि लड़की का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा लड़की का नाम सुदेश है। तो उसी टाइम मैंने बोल दिया कि मेरी तरफ से तो फाइनल है। तो मैं डुप्लीकेशन के ऊपर विश्वास रखता था, मेरे को पता था कि अपलाइंग का डुप्लीकेशन करो तो हर मामले में डुप्लीकेशन करो। तो सुदेश नाम की लड़की से शादी हुई, और जब से वो लड़की मेरी जीवन में आई है, जीवन ही बदल गया। आरसीएम बिजनेस करते गए, शुरुआत जैसे भी की, कुछ समय के बाद मैंने इस बिजनेस से अपनी जिंदगी की पहली कार खरीदी।
कार खरीदी। देखिए जब आप स्ट्रगल करके सक्सेस होंगे ना, उसका मजा ही कुछ और होगा। कहते ठंडी हवा का मजा पसीना आने के बाद होता है। पहली कार खरीदी, कार को मैं घर के रैंप के ऊपर खड़ा किया, बहुत सारे पड़ोसी आए। ये मैं बात कर रहा हूं 2004 की। उस समय लोगों के पास में बहुत कम घरों में कार होती थी। बहुत सारे पड़ोसी आए जिन्होंने मेरे को बधाई दी कि राकेश आप कार लेके आए हो, आरसीएम बिजनेस से आपने कार खरीदी है, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे पड़ोसी भी आए, भाई साहब आए, भाभी जी आई। भाई साहब ने बधाई दी कि राकेश बधाई हो, आप कार लेके आए हो। मैंने कहा थैंक यू भाई साहब। भाभी जी आई, भाभी जी ने कहा राकेश बहुत बहुत मुबारक हो, आप कार लेके आए हो। मैंने कहा थैंक यू भाभी जी। लेकिन भाभी जी ने कहा राकेश लेकिन तुम नहीं चाहते थे तेरे भैया के घर पे कार आए। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले मैं ठीक बोल रही हूं, नहीं तो उस दिन जबरदस्ती आरसीएम ज्वाइन करवा देते, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, आरसीएम करते रहना। मेरे को आज भी याद है, रॉयल्टी अचीवर बना। रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद चाचा जी एयरफोर्स में जॉब करते थे, छुट्टी आए। छुट्टी आने के बाद उन्होंने पहला सवाल किया कि राकेश कैसी चल रही पढ़ाई? मैंने कहा चाचा पढ़ाई तो उसी टाइम छोड़ दी थी। बोले और क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं आरसीएम बिजनेस। बोले आरसीएम अभी तक चल रहा है? मैंने कहा बिल्कुल चल रहा है। बोले कितने पैसे आ रहे हैं? उसी महीने में रॉयल्टी पे आया था, मैंने अपना चेक निकाल के दिखाया। मैंने कहा कि इस महीने जो चेक आया वो 26,305 का चेक आया। तो चाचा जी कुछ देर चेक को देखते रहे। चेक को देखने के बाद उन्होंने कहा मेरे को बताइए बिजनेस क्या है। मैंने दोबारा से आरसीएम समझाया। उसी दिन चाचा जी ने आरसीएम ज्वाइन किया और काम किया, और तीसरे महीने वो रॉयल्टी अचीवर बन गए। तो सब चीजें एक चीज के ऊपर डिपेंड करती है, आप इस बिजनेस में कितने कमिटेड हो। आहिस्ता आहिस्ता आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ते गए, काम करते गए, सीखते गए इस इंडस्ट्री को, और बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त इस बिजनेस में मिले। विजय विरोधिया जी इस बिजनेस के अंदर मिले, प्रमोद गुलाटी जी इस बिजनेस में मिले, शैलेंद्र ढींगरा जी इस बिजनेस में मिले, और बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त मिले। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे सभी अपलाइंस का। मीटिंग होती थी, बीसी सर की मीटिंग होती थी, केसी सर की मीटिंग होती थी, मुकेश कोठारी सर की मीटिंग होती थी, और हम हर मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, किसी को बस में भर के लेके जाते थे, किसी को गाड़ी बुक करके उसमें भर के लेके जाते थे और मीटिंग में बैठाते थे। और जब मीटिंग में बैठते थे लोग चार्ज होके बाहर निकलते थे, तो उनके साथ में काम करते थे। काम करते गए 19 साल की उम्र में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की, और 24 साल की उम्र में पहली मीटिंग में मैंने 3 शब्दों को सुना था। ओपी शर्मा जी ने कहा था इस बिजनेस को अगर लगातार कर लिया, यह बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देगा, यह बिजनेस आपको मनी फ्रीडम देगा, और यह बिजनेस आपको सिक्योरिटी देगा। और ऐसा मेरे साथ हुआ। 24 साल की उम्र में ये तीनों चीज इस बिजनेस से मैंने अचीव की, और आज इस बिजनेस को करते करते 20 साल हो चुके हैं। 20 सालों की अगर कामयाबी की बात करें, शुरुआत में कितना भी स्ट्रगल किया, कितना भी संघर्ष किया, शुरू के 2.5 साल बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस बिजनेस ने चलना शुरू किया। और इस बिजनेस की एक खूबी है, मैं आप सबको बताना चाहूंगा। कुछ ऐसे साथी होंगे जिनका बिजनेस खूब अच्छा चल रहा होगा, कुछ ऐसे साथी होंगे जिनका बिजनेस अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा होगा। इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर है कि शुरू में यह बिजनेस चलेगा नहीं, और एक बार चल गया फिर ये रुकेगा नहीं। आज हिंदुस्तान के हजारों लीडर हैं जो अपने बिजनेस को रोकना चाहे नहीं रोक सकते। आज वत्स साहब अपने बिजनेस को रोकना चाहे नहीं रोक सकते, कोठारी सर अपने बिजनेस को रोकना चाहे नहीं रोक सकते, केसी सर, बीसी सर, राजाराम साहन सर, एस अत्री सर अपने बिजनेस को रोकना चाहे, प्रहलाद राय सर नहीं रोक सकते। तो ये इस बिजनेस की खूबी है। आज की बात करें सर, शुरुआत जैसे भी हुई, लेकिन पिछले 20 सालों में जो आरसीएम ने दिया, मैं छोटी सी चीज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। 20 सालों की जो कामयाबी है, 2 कमरों का एक छोटा सा घर था, पहला घर बनाया, दूसरा घर बनाया, तीसरा घर दिल्ली में लिया, और आज जिस घर में मैं रहता हूं ये मेरे जीवन का चौथा घर है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को जीवन में स्ट्रगल करते हुए, काम करते हुए, मेहनत करते हुए पूरी जिंदगी में एक घर नहीं बना पाते, लेकिन इस बिजनेस की पावर, सिस्टम की पावर है, चौथा घर है। और ये घर नहीं है, ये ड्रीम हाउस है। ये ड्रीम हाउस है। जितनी भी लग्जरियस चीजें होती है वो सारी की सारी इस घर में है। अब बात करें, 2-2 गार्डन इस घर के अंदर है, स्विमिंग पूल, पर्सनल स्विमिंग पूल इस घर के अंदर है, पर्सनल थिएटर इस घर के अंदर है, पर्सनल लिफ्ट इस घर के अंदर लगी हुई है, और आसपास में जो लोग हैं वो सेलिब्रिटी मेरे आसपास में रहते हैं। ये इस बिजनेस की पावर है। साइकिल से शुरुआत की, आज 5-5 गाड़ियां इस बिजनेस के माध्यम से मैंने खरीदी हैं। शुरुआत 544 रुपए से हुई थी। बैंक अकाउंट नहीं था जब मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया, लेकिन आज की बात करूं, आज मेरे बैंक का सबसे बड़ा अकाउंट मेरा है, यानी सबसे ज्यादा पैसे मेरे अकाउंट में रहते हैं। कभी दिल्ली से आगे नहीं गया था, लेकिन बिजनेस की बात करूं, आज इस बिजनेस के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिला। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा अच्छा सिटी, कोई भी ऐसा हिल स्टेशन, कोई भी स्टेट है, ऐसा नहीं है कि जहां पे ना गया हूं। और खाली हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के बहुत खूबसूरत देशों में इस बिजनेस की वजह से जाने का मौका मिला।
मैं 24 साल की उम्र में पहली बार फ्लाइट में बैठा था। एक आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को फ्लाइट जैसी चीजों में बैठने का मौका नहीं मिलता, तो पहली बार 24 साल की उम्र में फ्लाइट में बैठा था। लेकिन पावर बताएं इस बिजनेस की, मेरे 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा 3 महीने का था जब वो पहली बार फ्लाइट में बैठा, और दूसरा बेटा पहली बार जो फ्लाइट में बैठा उसकी पहली फ्लाइट स्विट्जरलैंड की फ्लाइट थी। तो ये इस सिस्टम की पावर है। आज बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क है, लाखों लोग इस बिजनेस में साथ में काम करते हैं और बहुत मजा आता है। और ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ है ये आप सबके साथ भी हो सकता है। सिर्फ थोड़ा सा इस बिजनेस को समझने की जरूरत है, इसके ऊपर लगातार काम करने की जरूरत है। और आज एक बहुत बड़ी चीज के ऊपर मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं, एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं जिसको अगर आपने समझ लिया आपके बिजनेस को कहीं से कहीं लेके जाएगा। बहुत पावरफुल चीज। आज से 1 साल पहले 1 अगस्त 2020 को कंपनी ने एक डिसीजन लिया, और ऐसा डिसीजन है जो आपके बिजनेस की दिशा और दशा को चेंज कर देगा। कंपनी ने डिसीजन लिया डिस्प्ले वॉल का। डिस्प्ले वॉल क्या है, डिस्प्ले वॉल से क्या हो सकता है, अगले 10 मिनट में मैं डिस्प्ले वॉल की आपसे बात करूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आप ध्यान से सुनने का प्रयास करना कि डिस्प्ले वॉल से क्या हो सकता है, आपका बिजनेस कहां से कहां जा सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी चीज है। देखिए, डिस्प्ले वॉल है नैनो डिलीवरी सिस्टम। नैनो डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? नैनो डिलीवरी सिस्टम होता है एक बहुत बड़ी पावर आपके हाथ में है, जो पावर पिकअप सेंटर होल्डर के पास है, जो पावर डिपो होल्डर के पास है, जो पावर वंडरवर्ल्ड क्विक होल्डर के पास है, जो पावर वंडरवर्ल्ड होल्डर के पास है, वो पावर आपके हाथ में आ जाती है। उनको लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, लेकिन यहां पे आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके आप डिस्प्ले वॉल का नंबर ले सकते हैं। और डिस्प्ले वॉल आपके बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा सकती है, एक कैलकुलेशन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। देखिए, 2 दूनी 4 होते हैं, वो 3 भी नहीं हो सकते और 5 भी नहीं हो सकते। तो आप थोड़े से इस कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करना कि कितनी बड़ी चीज, कोई भी बड़ी चीज है वो शुरू में नहीं पता चलता। डिस्प्ले वॉल कितना बड़ा डिसीजन है कंपनी का, वो आज समझ में नहीं आएगा, आज के 2 साल बाद समझ में आएगा। 2 साल बाद बहुत सारे लोग इस डिस्प्ले वॉल पे फोकस करके इस बिजनेस के बहुत बड़े बड़े अचीवर बनेंगे। तो जब बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, और आज प्रयास करना इस डिस्प्ले वॉल की पावर को समझने का। ये मिशन है सर, डिस्प्ले वॉल एक मिशन है। इसके ऊपर अगर सही ढंग से काम कर लिया, ये बिजनेस जिंदगी को बदल सकती है, बिजनेस को नई दिशा दे सकती है। मैं पावर एक कैलकुलेशन के माध्यम से आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। 5 साल की एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि 5 साल में आपके छोटे से बिजनेस को कहां तक लेके जा सकती है। और इस कैलकुलेशन को आप समझना भी, और इस कैलकुलेशन को आप इंप्लीमेंट भी करना, आप दिमाग में भी रखना कि यस ऐसा हो सकता है। देखिए, चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो चमत्कार पे विश्वास करते हैं। तो यहां से हमारी शुरुआत होती है। मैं ऐसा फिगर आपके सामने रखूंगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी कम स्पीड से काम थोड़ी होगा, बहुत ज्यादा स्पीड से काम हो सकता है। मैं 1 साल की, दूसरे साल, तीसरे, चौथे, 5वें 5 सालों की कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं। अगर आपने डिस्प्ले वॉल की शुरुआत की और 5 साल तक लगातार डिस्प्ले वॉल पे फोकस किया, देखिए 3 तरह से कोई भी चीज होती है। पहली चीज उसको खुद करना होता है, दूसरी चीज है उसको टीम से करवाना है, और तीसरी चीज है उसके ऊपर लगातार फोकस करना है, लगातार प्रमोशन करना है, जब उसके रिजल्ट आते हैं। आपने खुद डिस्प्ले वॉल की शुरुआत की। नेटवर्क मार्केटिंग की एक सबसे बड़ी जो चीज है, आपकी टीम वो करेगी जो आप करोगे, आपकी टीम वो कभी नहीं करेगी जो आप कहोगे। तो जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हो, सबसे पहले खुद शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं 5 साल की कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट ईयर, पहले साल में आपने डिस्प्ले वॉल की शुरुआत की, और पूरे साल में, मैं 1 साल की बात कर रहा हूं, पूरे साल में आपने अपनी टीम से, आपकी टीम में सैकड़ों लोग हो सकते हैं, हजारों लोग हो सकते हैं, और भी ज्यादा संख्या में आपकी टीम में लोग हो सकते हैं, पूरे साल में 10 लोगों की आपने डिस्प्ले वॉल ओपन करवा दी। आपने शुरुआत की और पूरे साल में, 1 साल में केवल 10 लोगों की डिस्प्ले वॉल अपनी टीम में ओपन करवा दी। सही सही ढंग से ओपन की, सही सही ढंग से उनको फॉलो किया। वो डिस्प्ले वॉल चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, उनको लगातार आपने 1 साल फॉलो किया। और मान लेते हैं 1 साल में केवल यही काम हुआ, 10 लोगों ने ही डिस्प्ले वॉल आपकी टीम में पूरे 1 साल में, और 1 साल निकल गया। अब यहां से क्या होगा सर? एक डिस्प्ले वॉल को अगर आपने सही ओपन किया है, सही फॉलो किया है, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आ सकता है। 15,000 एक डिस्प्ले वॉल से आपकी टीम में बिजनेस वॉल्यूम आ सकता है। 25,000, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम एक डिस्प्ले वॉल से आपकी टीम में आ सकता है। लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करता सर, मैं छोटी बात करता हूं, कम बात करता हूं। मैं बात कर रहा हूं, अगर एक डिस्प्ले वॉल से केवल 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आया और आपकी टीम में 10 डिस्प्ले वॉल हैं,
तो आपका जो पर मंथ बिजनेस आने लग गया वो 50,000 पर मंथ बिजनेस आने लग गया। अब किसी भी चीज की शुरुआत बहुत छोटी होती है। वो बोलते हैं कि एक सेब में कितने बीज हैं वो हमें पता है, लेकिन एक बीज में कितने सेब होते हैं वो हमें नहीं पता। तो पहले साल में पूरे साल यही काम हुआ, 10 डिस्प्ले वॉल, 5,000 बिजनेस वॉल, एक डिस्प्ले वॉल से आपका पर मंथ बिजनेस आने लगा 50,000 का। और यहां पे आपकी जो इनकम होगी 1,500 से 2,500 रुपए, जो आपका अदर बिजनेस होगा उसकी मैं बात नहीं कर रहा, केवल इस चीज पे फोकस करके आप कहां पे जा सकते हैं उस पर बात कर रहा हूं। आपकी 1,500 से 2,500 रुपए पर मंथ की इनकम आने लगी। हो सकता है यह चीज आपको बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ पे कहानी शुरू होती है। नेक्स्ट ईयर की बात करें, दूसरे साल, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो जो आप करोगे और जिस चीज पे आप लगातार काम करोगे, लगातार फोकस करोगे, वो चीज आपकी टीम करेगी। आपने दूसरे साल में जो आपकी टीम के 10 लोग हैं, आपने लगातार उनके ऊपर फोकस किया और उन्होंने भी आप ही की तरह स्लो स्पीड से काम किया और पूरे साल में, पूरे एक साल में हर आदमी ने अपनी टीम से 10 लोगों को डिस्प्ले वॉल खुलवा दी और दूसरे साल में बस इतना ही काम हुआ। तो आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं और वो 10-10 डिस्प्ले वॉल पूरे 12 महीने में खुलवाते हैं, तो दूसरे साल में, सेकंड ईयर में आपकी टीम में 100 नई डिस्प्ले वॉल खुल जाएंगी। और जब 100 डिस्प्ले वॉल खुलेंगी, वही 5,000 का फिगर लेके चलते हैं। ये फिगर बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं कम से कम की बात करता हूं, तो 5 लाख का बिजनेस आपकी टीम में इस डिस्प्ले वॉल के माध्यम से सेकंड ईयर, दूसरे साल में आना शुरू हो जाएगा। और 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का मतलब क्या है? यहां पे आपकी जो इनकम है वो 15,000 से 25,000 रुपए पर मंथ हो जाएगी। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती सर, कहानी यहां से शुरू होती है। तीसरे साल की बात करें, फिर डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि जिस चीज को आप सही सही ढंग से शुरुआत कर दोगे, आपने शर्ट का पहला बटन सही बंद कर दिया तो अगले बटन अपने आप सही बंद होते जाएंगे। तीसरे साल में आपके नीचे 100 लोग हैं जो डिस्प्ले वॉल चलाते हैं। आपने जैसा उनको गाइड किया, जैसा फोकस किया, लगातार फोकस करते गए और उन्होंने भी आप ही की तरह पूरे एक साल में एक व्यक्ति ने 10 लोगों की डिस्प्ले वॉल खुलवा दी। तो तीसरे साल में आपके नीचे 1,000 नई डिस्प्ले वॉल खुल जाएंगी। और तीसरे साल में जब 1,000 डिस्प्ले वॉल खुलेंगी, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम एवरेज एक डिस्प्ले वॉल से आएगा, तो तीसरे साल में आपका जो पर मंथ बिजनेस होगा इस डिस्प्ले वॉल के कारण 50 लाख रुपए, 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ का बिजनेस होने लग जाएगा। 50 लाख का मतलब क्या है सर? 50 लाख का मतलब है आप इस बिजनेस के एमराल्ड लेवल पे पहुंच जाओगे। और एमराल्ड का मतलब है आपकी इनकम 6 फिगर में आ जाएगी, 1 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर की आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। चौथे साल की बात करें, जो 1,000 लोग हैं वो 10-10 डिस्प्ले वॉल अगर सेम आपके वाले फार्मूले पे काम करते हैं तो 10,000 डिस्प्ले वॉल खुल जाएंगी और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आएगा। तो चौथे साल में जो आपका पर मंथ बिजनेस आने लगेगा वो पर मंथ बिजनेस आएगा 5 करोड़ बीवी। अब दिखने में बहुत बड़ा लगता होगा। देखिए, कोई भी चीज जब तक शुरुआत नहीं करते ना वो बड़ी लगती है। जिस दिन हम शुरुआत करते हैं वो चीज अपने आप छोटी लगती है। पानी के बाहर खड़े होकर तैरना नहीं आ सकता, जिस दिन तैरना सीखना है पानी के अंदर उतरना पड़ता है। और ये 5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम चौथे साल में, इसका मतलब है आरसीएम में एक ऐसी ड्रीम पिन, वीसी सर खूब प्रमोट करते हैं इस पिन को, स्टार रूबी जैसी पिन पे आप पहुंच सकते हैं। और स्टार रूबी पे पहुंचने का मतलब है, इनकम की अगर बात करूं, चौथे साल में 4 लाख से 7 लाख रुपए पर मंथ के बीच की इनकम यहां से शुरुआत हो जाती है। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। 5वें साल की बात करें, 5वें साल में जो 10,000 डिस्प्ले वॉल है, सेम 10-10 डिस्प्ले वॉल एक व्यक्ति अपनी टीम में पूरे एक साल में खुलवाता है, तो चौथे साल में आपके नीचे 1 लाख डिस्प्ले वॉल खुल जाएंगी। और जब 5वें साल में 1 लाख डिस्प्ले वॉल खुल जाएंगी, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम एक डिस्प्ले वॉल से आएगा, तो 50 करोड़ का बिजनेस आपका हर महीने डिस्प्ले वॉल के माध्यम से आने लग जाएगा। और 50 करोड़ का मतलब है इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी पिन है, जो ड्रीम पिन है, मेरी ड्रीम पिन है, लाखों लोगों की ड्रीम पिन है डायमंड। आप उस डायमंड पिन पे पहुंच सकते हैं। और डायमंड पिन पे पहुंचने का मतलब कुछ और होता है सर। डायमंड पिन पे पहुंचने का मतलब अलग होता है। डायमंड पिन पे पहुंच के दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं होगी, कोई ऐसा सपना नहीं होगा जो आपका पूरा ना हो। शुरुआत कहां से हुई है? शुरुआत आपके खुद की डिस्प्ले वॉल से। आपने खुद डिस्प्ले वॉल खोली, अपनी टीम में फोकस किया और लगातार उसके ऊपर काम किया, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। बहुत बड़ी चीज है सर। बड़ी इसलिए नहीं लगती क्योंकि 10,000 रुपए में शुरुआत हो जाती है। बाहर की दुनिया में और आरसीएम की दुनिया में एक अंतर है। बाहर की दुनिया में 10,000 रुपए महीना कमाना है तो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर भी गारंटी नहीं है 10,000 रुपए महीना आने लग जाएगा। लेकिन आरसीएम की बात करें, आरसीएम में अगर सही ढंग से आप इस डिस्प्ले वॉल के ऊपर काम कर लेते हो, ये डिस्प्ले वॉल आपके छोटे से बिजनेस को, हजारों के बिजनेस को लाखों में ले जा सकती है, लाखों के बिजनेस को करोड़ों में ले जा सकती है और बहुत बड़ा काम आपकी टीम में कर सकती है। थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं सर। पावरफुल चीज है, इस पावर को समझे, इसके ऊपर काम करें।
अब बात करता हूं सर, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, कुछ दिन इंतजार करके चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। देखिए ये सूत्र है जो आपके सामने स्लाइड में दिखा रहा हूं, ये मंत्र है इस बिजनेस में कामयाबी का। मंत्र क्या है कि आप ट्राई करोगे, 100% लोगों की बात कर रहा हूं मैं, 99.9% की बात नहीं करता। आप ट्राई करते हैं, आप फेल होते हैं। आप कोई भी चीज की ट्राई करते हैं, आप फेल होते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में आगे बढ़ता है, किसी फील्ड में कामयाब होता है, रोल मॉडल बनता है, वो उस फील्ड में शुरुआत किया था तो फेल हुआ था। दो तरह के लोग होते हैं सर। पहली तरह के लोग जब वो फेल होते हैं, 2 बार 4 बार करते हैं, फेल हो जाते हैं, दोबारा जीवन में कभी उस काम को नहीं करते। आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, वो ट्राई करते हैं, 5-7 लोगों को प्लान दिखाते हैं, और जब 5-7 लोग मना करते हैं, दोबारा आरसीएम का जिंदगी में कभी नाम नहीं लेते। तो पहली तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, दोबारा उस काम को नहीं करते। दूसरी तरह के लोग हैं इस दुनिया में जो ट्राई करते हैं, वो भी फेल होते हैं, फेल होने के बाद फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं। वो जब तक ट्राई करते हैं जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाते। और जितने भी लोग दुनिया में इतिहास रचे हैं, उन्होंने बार बार ट्राई किया, बार बार फेल हुआ, बार बार ट्राई किया, बार बार फेल हुआ, फिर वो सक्सेस हुए। आज जिस बल्ब के नीचे आप बैठते हो, थॉमस एल्वा एडिसन ने इस बल्ब को बनाने के लिए 10,000 बार ट्राई किया था, 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया था, 10,000 बार फेल हुआ था, और 10,000 बार फेल होने के बाद फिर ट्राई किया था, फिर बल्ब का आविष्कार हुआ। आप सोच के देखें, अगर 200, 500, 1000, 2000, 5000 बार ट्राई करके छोड़ देता, आज हम बल्ब के नीचे नहीं बैठते। तो बार बार ट्राई किया, इसलिए सक्सेस हुआ। 2 भाई थे, राइट बंधु उनका नाम था। उन्होंने कहा पक्षी उड़ सकते हैं, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। उन्होंने हवाई जहाज बनाने के लिए ट्राई किया, कितनी बार, हजारों बार ट्राई किया, 16 साल तक लगातार लगे रहे। पूरी दुनिया एक तरफ थी, दोनों भाई एक तरफ थे। पूरी दुनिया बोलती थी नहीं हो सकता, दोनों भाई बोलते थे हो सकता है। एक बार दोनों ने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, तीसरी मंजिल पे चढ़ गए, प्लास्टिक के पंख लिए। उन्होंने कहा पक्षी उड़ते प्लास्टिक के पंखों से। वो तीसरी मंजिल पे चढ़ गए और ऊपर से कूद गए, और जैसे ऊपर से कूदे वो नीचे गिर गए, और उनके पैर भी टूट गए, हाथ भी टूट गए। लोगों ने कहा पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उन लोगों ने बार बार ट्राई किया, छोड़ा नहीं, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, 16 साल के बाद पूरी दुनिया बोलती थी नहीं हो सकता था, दोनों भाई बोलते थे हो सकता है। 16 साल बाद पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मारा और हवाई जहाज का आविष्कार करके दिखाया। और फेल कौन होते हैं सर? फेल वो लोग होते हैं जो कुछ करते हैं, जो निकम्मे हैं, जो घर पे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। वो क्या खाक फेल होंगे? मेरी वाइफ है सुदेश, आज तक वो घोड़े से गिरी ही नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है, वो घोड़े से गिरी ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आज तक वो घोड़े पे चढ़ी ही नहीं। गिरता कौन है? जो चढ़ता है। जो चढ़ेगा नहीं वो क्या खाक गिरेगा? जो फेल कौन होता है? जो कुछ करता है। जो कुछ नहीं करेगा वो क्या खाक फेल होगा? पहले महीने 23 लोगों को प्लान दिखाया, 19 ने मना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तक मैं हजारों लोगों को प्लान दिखा चुका हूं और हजारों लोग मना कर चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बावजूद भी मैं आरसीएम बिजनेस में सफायर बन चुका हूं। तो मैं यही चीज आपको कहना चाहूंगा, आप इस बिजनेस में एक ही सूत्र है, एक ही मंत्र है। आप ट्राई करेंगे, फेल होंगे, फिर ट्राई करो, फिर फेल होंगे, फिर ट्राई करो, और जब तक ट्राई करते रहना जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। परमात्मा देता है सर, छप्पर फाड़ के देता है, और छप्पर उन्हीं का फाड़ता है जो बार बार ट्राई करता है। तो ट्राई करने से फेल होंगे, और फेल होने से ही सक्सेस का रास्ता खुलता है। और थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, आपके सामने एक फोटो है। इस फोटो में एक व्यक्ति आगे बढ़ने लग रहा है और 2 हरामखोर उसको पीछे खींच रहे हैं। एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, 2 उसको पीछे खींच रहे हैं। ये सच्चाई है सर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ये होता है, आरसीएम बिजनेस में सबसे ज्यादा ये होता है। आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, बहुत सारे लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, और जो ये पीछे खींच रहे हैं ये आपके वेल विशर हैं, ये आपके पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। इनको आरसीएम की पावर नहीं पता, इनको नहीं पता आरसीएम से क्या हो सकता है। लेकिन आपने एक कमिटमेंट आज करना है। आज कमिटमेंट क्या करना है? आज कमिटमेंट करना है कि दुनिया आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगी, दुनिया आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन एक कमिटमेंट अगर आज आपने कर लिया, कुछ भी हो जाए बस आप पीछे मत हटना। कितनी भी कोशिश करे दुनिया आपको रोकने की, बस आप पीछे मत हटना। ये राज है सर इस बिजनेस में। 29 महीने तक आरसीएम नहीं चला, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मेरे को पता था कि जो भी करना है इस बिजनेस से करना है, जो भी कुछ होगा इस बिजनेस के माध्यम से होगा, और उसी का रिजल्ट है कि आज इस बिजनेस से लाइफ बदल चुकी है। आज इस बिजनेस से वो सब कुछ मिल चुका है जो कभी मैंने कल्पना की थी, जो कभी मैंने सोचा था।
जो कभी सोचा भी नहीं था, वो सारी चीजें भी इस बिजनेस से मिल चुकी है। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं सर। मेरी फेवरेट कोटेशन, विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता। ये बार बार मैं इस शब्द को, इस लाइन को मीटिंग्स में बोलता हूं। हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग अटेंड करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स की ट्रेनिंग सुनते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि खाली हम सुनते हैं। सुनने से परिवर्तन नहीं आता। विचारों को सुनने से जीवन नहीं बदलेगा, विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। अगर आपने उनके ऊपर चलना शुरू कर दिया तो जीवन बदलेगा। हर मोटे आदमी को पता होता पतला कैसे होना है। वो पतला क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको पता है, उसके ऊपर काम नहीं करता। इस बिजनेस में कामयाबी मिलती है प्लान दिखाने से, इस बिजनेस में कामयाबी मिलती है सीखने से, इस बिजनेस में कामयाबी मिलती है लगातार काम करने से, लगातार लगे रहने से। और लोग इस चीज को सुनते हैं, सबको पता है, लेकिन काम नहीं करते। विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। जो भी आज भागवत जी ने बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट की है, जो भी लीडर्स यहाँ पे आए वो लीडर हैं जिन्होंने इस बिजनेस में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, बड़े बड़े लेवल अचीव किए हैं। आप उनको सुने ना, जो भी बातें सुने उनको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें, लागू करने का प्रयास करें। ये बिजनेस आपके जीवन को बदल के रख देगा। आरसीएम बिजनेस को पिछले 20 साल से मैं कर नहीं रहा हूं, आरसीएम बिजनेस को पिछले 20 साल से मैं जी रहा हूं। 20 साल पहले शुरुआत की थी और आज कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। आज की मैं बात करूं, आज इस बिजनेस के माध्यम से बहुत कुछ अचीव हुआ है, बहुत कुछ आगे दिखाई दे रहा है। तो इस बिजनेस का फ्यूचर बहुत बड़ा है, इस बिजनेस की पावर बहुत बड़ी है। आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें, ज्वाइन करके इस बिजनेस में काम करें, डेफिनेटली आपके जीवन को बदल के रख देगा। लास्ट में 2-3 चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मिलते। जिस तरह की क्वालिटी है, जिस तरह का प्राइस है, नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरह के प्रोडक्ट नहीं मिलते। इन प्रोडक्ट से प्यार करो सर, ईमानदारी से प्रोडक्ट को यूज करो, ईमानदारी से। कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपके घर पे आके चेक नहीं करेगा आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो। आपको खुद अपना बॉस बनना है। आपकी अपलाइन चेक नहीं करेगी, लेकिन एक सुपर अपलाइन होती है, जो अपलाइन की भी अपलाइन होती है, वो आपको हमेशा चेक करेगी। ऊपर वाला जिसको आप बोलते हो, जो भी आप बोलते हो, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, वो हमेशा चेक करेगा। ईमानदारी, इतने ईमानदार हो जाओ प्रोडक्ट के लिए, इतने ईमानदार हो जाओ प्रोडक्ट के लिए, अगर घर में नमक खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर पे, वंडर वर्ल्ड क्विक पे नमक ना मिले, 2 दिन बिना नमक की सब्जी रोटी खाना, लेकिन मार्केट का नमक घर में नहीं आना चाहिए, इतने ईमानदार हो जाओ। टूथपेस्ट खत्म हो जाए, 2 दिन दातुन से काम चलाना, लेकिन मार्केट का पेस्ट घर में नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज, आप आरसीएम को यहां से मत करो, आप आरसीएम को दिल से करो। दिल से करोगे बिजनेस चलेगा। आप एक नियम बनाओ, कोई भी बात करो, कोई भी बात करो, कहीं चले जाओ, आप जितने भी सीनियर साथी हैं इनके साथ कभी मौका मिले आपको रहने का, आप रहने का प्रयास करना। ये कहीं भी जाते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हैं, ये पड़ोसी के पास जाते हैं, रिश्तेदार के पास जाते हैं, शमशान में जाते हैं, ससुराल में जाते हैं, आप कोई भी बात करोगे 10 मिनट के बाद ये घुमा फिरा के आपको ले आते हैं आरसीएम बिजनेस पे। इनके खून में आरसीएम जा चुका है। तो आरसीएम बिजनेस, और आज किसी भी सीनियर साथी का ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, वो ब्लड ग्रुप आएगा आरसीएम पॉजिटिव। तो खून में आरसीएम चला जाना चाहिए। और जो तीसरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कामयाबी का एक ही मंत्र है, कामयाबी का एक ही सूत्र है, लगातार प्रयास। आपका सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहेंगे तो डेफिनेटली आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी मिलेगी। और लास्ट में सिर्फ इतना ही आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में आज की इस मीटिंग से, आज हजारों लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, अगर हजारों लोगों में से अगर एक भी व्यक्ति ने आज डिसीजन लिया आरसीएम बिजनेस को करने का और सीरियसली काम करने का, मैं समझूंगा कि मेरा यहां आना सफल हो गया। सुबह सुबह समुद्र के तट पे एक छोटा सा बच्चा था, वो एक काम कर रहा था। काम क्या कर रहा था कि लहरें आ रही थी, लहरों के साथ में सैकड़ों मछलियां समुद्र के तट पे आ रही थी, और वो तट पे जो थी वो पानी ना मिलने की वजह से वो तड़फ रही थी। और वो छोटा सा बच्चा क्या कर रहा था, छोटा सा बच्चा एक एक मछली को उठा रहा था और बार बार वापिस उसको समुद्र में फेंक रहा था। एक समझदार व्यक्ति ने उनको देखा और समझदार व्यक्ति ने कहा, ये क्या कर रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा, हजारों मछलियां तट पे पड़ी हैं। उस छोटे से बच्चे ने एक मछली उठाई, वापिस समुद्र में फेंकी और कहा, इसको फर्क पड़ेगा। तो आज की इस मीटिंग से अगर एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया इस बिजनेस में कामयाब होने का,
तो मैं समझूंगा मेरा आना यहाँ पे सफल हो गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी आरसीएम मैनेजमेंट का, जिन्होंने इस शानदार सीरीज की शुरुआत की है, और स्पेशल थैंक्स